नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय रूरल सोशियोलॉजी में टॉपिक है संस्कृतिकरण के बारे में आपको परिचर्चा करेंगे। उसके बारे में बताएंगे कि संस्कृतिकरण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी आज हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास की। तो प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक व धार्मिक जीवन के बारे में इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। एक अवधारणा के रूप में इसका प्रयोग परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना व सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया। मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते हुए डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं को अपनाने तथा अपनी कुछ प्रथाओं को छोड़ने, जैसे मांस खाने, शराब का प्रयोग करने, पशु बलि को छोड़ने लगे हैं। उनका ऐसा करने का उद्देश्य क्या था? तो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं उनका ऐसा करने का उद्देश्य जातीय संस्तरण प्रणाली में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना था। वे ब्राह्मणों की भोजनों की आदतें, उनकी वेशभूषा, उनके कर्मकांडों को अपनाकर ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहे थे। यानी ब्राह्मणों की प्रथाओं, परंपराओं, कर्मकांडों को अनुसरण करते हुए ऊपर उठना का प्रयास कर रहे थे। ये ब्राह्मणों की जीवन पद्धति का अनुकरण कर संतरण प्रणाली में एक दो पीढ़ी में उच्च स्थिति की मांग प्रस्तुत करना चाहते थे। गतिशीलता, जो ये सोशल मोबिलिटी है, यानी गतिशीलता जो दिख रही है, इसका वर्णन करते हुए प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने सर्वप्रथम इसको ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दिया। चूंकि ब्राह्मणीकरण की अवधारणा एक समुचित अवधारणा थी और इसके स्थान पर उन्होंने प्रोफेसर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण नामक अवधारणा का प्रयोग किया। संस्कृतिकरण का अर्थ प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया में जाति की प्रक्रिया को व्यक्त करते हुए संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया है। आपने लिखा है कि जाति प्रथा उस कठोर प्रणाली से काफ़ी दूर है जिसमें प्रत्येक घटक जाति की स्थिति के लिए निश्चित कर दी जाती है। जाति प्रथा में गतिशीलता सदैव असंभव रही है और विशेषतः मध्य जातियों में। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को प्रारंभ में इस प्रकार परिभाषित किया। मतलब श्रीनिवास ने प्रारंभ में संस्कृतिकरण को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ी में शाकाहारी बनकर, मदपान छोड़कर तथा अपने कर्मकांडों व देवगणों का संस्कृतिकरण कर संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में यदि हम कहना चाहें कि ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों, विश्वासों को अपना लेती है, साधारणतः निम्न जातियों के लोगों द्वारा ब्राह्मण जीवन प्रणाली का प्राय अपना लिया जाना, यद्यपि ये सैद्धांतिक रूप से वर्जित था। एम.एन. श्रीनिवास आगे चल के अपनी परिभाषा में कुछ संशोधन भी करते हैं, उसको पुनः परिभाषित करते हैं। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य कोई समूह किसी उच्च जाति, प्राय द्विज जाति की दिशा में अपनी रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है, जो वहाँ उनको परंपरागत रूप से स्थिति प्राप्त है, उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती हैं। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ी के बाद वो उसकी स्वीकृति मिल जाती है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने भी लिखा है, संस्कृतिकरण की अवधारणा में टिप्पणी करी है उन्होंने। इस अवधारणा के दो पक्ष हैं, ऐतिहासिक और संदर्भात्मक।
ऐतिहासिक में भारतीय समाज के इतिहास में संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया रही है और संदर्भात्मक अर्थ में सापेक्ष भाव में संस्कृतिकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अब हम संस्कृति, जब इसका अर्थ बताने के बाद में इसकी विशेषताओं को बताना भी अनिवार्य हो जाता है। संस्कृतिकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। जब निम्न जातियां द्विज जातियां या प्रभु जातियों की प्रथाओं, परंपराओं, देवी देवताओं एवं जीवन शैली को अपनाकर जातीय संस्करण में ऊंचा उठने का प्रयत्न करती हैं तो संस्कृतिकरण कहते हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता है, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। यह संस्कृतिकरण करने वाली जो जाति में केवल पदमूलक परिवर्तन को प्रकट करती है, ना कि संरचनात्मक मूलक परिवर्तन को। तीसरी विशेषता के रूप में जब हम देखते हैं तो संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक सीमित नहीं है। हम ये कहें कि हिंदू जातियों तक ही संस्कृतिकरण सीमित है, बल्कि जनजातीय, अर्ध जनजातीय समूह में भी ये प्रक्रिया पाई जाती है। पश्चिमी भारत में भील, मध्य भारत में गोंड तथा ओराव और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी लोगों ने हिंदुओं की जीवन पद्धति का अनुकरण करने का प्रयास किया। जो जनजाति संस्कृतिकरण करती है वे धीरे धीरे एक जाति होने का दावा करने लगती हैं और अपने आप को हिंदू मानने लग जाती हैं। स्पष्ट है, ना केवल निम्न जातियों में वरन जनजातीय व अर्ध जनजातीय समूहों में द्विज जातियों की जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयत्न किया जाता है। और चतुर्थ विशेषता के रूप में जब हम चर्चा करते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी व्यक्ति या परिवार से नहीं है। कोई ये कहे कि संस्कृतिकरण का संबंध व्यक्ति और परिवार से है, ये बिल्कुल गलत है, वरन एक समूह से है। यदि कोई अकेला व्यक्ति या परिवार ऊपर की ओर गतिशील होता है तो उसके अपने बेटों के लिए बहुएं, बेटियों के लिए वर प्राप्त करने में कठिनाई पैदा हो जाती है। अतः संस्कृतिकरण एक व्यक्ति तथा परिवार द्वारा ना किया जाकर एक समूह द्वारा किया जाता है। संस्कृतिकरण, अब हम आगे और विशेषता देखते हैं कि संस्कृतिकरण के आदर्श भी हो सकते हैं। कई आदर्श हो सकते हैं। एक निम्न जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अन्य किसी प्रभु जाति को आदर्श मानकर उसकी रीति रिवाजों, प्रथाओं, खान पान, जीवन शैली को अपना सकती है। फिर भी एक जाति के लिए अपने से ऊपर की जातियां आदर्श होती हैं जिनसे उसकी सबसे अधिक समीपता हो। छठी विशेषता के रूप में जब हम देखते हैं कि जब किसी जातीय समूह का संस्कृतिकरण होता है, तो वह किसी उच्च जाति की प्रथाओं और जीवन शैली को ही नहीं अपनाता, वरन साहित्य में उपलब्ध कुछ नवीन विचारों, मूल्यों को भी स्वीकार कर लेता है। संस्कृत के धर्म ग्रंथों में पाए जाने वाले शब्द जैसे पाप, पुण्य, धर्म, कर्म, माया, संसार और मोक्ष का प्रयोग भी उनकी बातचीतों में होने लगता है। सातवीं विशेषता के रूप में जब हम देखते हैं, संस्कृतिकरण प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में दिखाई देती है। श्रीनिवास वैदिक काल से लेकर आज तक के विभिन्न जातियों द्वारा ऊंचा उठने के प्रयासों के अनेक उदाहरणों का उल्लेख किया है। आठवां हम देखते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन के लिए एक निम्न जाति 2 या 3 पीढ़ियों से अपने संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ती है। अब प्रोफेसर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण कहते हैं, यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, अर्थात इसमें एक निम्न जाति किसी उच्च जाति की संस्कृति को इस आशा से अपनाती है कि इसे जाति में सम्मिलित कर लिया जाएगा। 10वीं विशेषता के रूप में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की
सूचक है। एक संदर्भ में मिल्टन सिंगर, एक विद्वान हुए मिल्टन सिंगर, कहते हैं एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण का सिद्धांत भारतीय सभ्यता में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का अत्यंत विस्तृत रूप से स्वीकृत मानव शास्त्रीय सिद्धांत है। यह समाज व संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करता है। 11वीं विशेषता के रूप में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों को इस महत्वाकांक्षा की ओर सूचक है कि वे उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनी जातीय स्थिति से ऊंचा मानते हैं। यानी उच्च जातियों की जीवन शैली से अपनी जाति की जीवन शैली को ऊंचा, उनकी जीवन शैली को ऊंचा मानते हैं। 12वें विशेषता के रूप में श्रीनिवास कहते हैं संस्कृतिकरण प्रक्रिया द्वितरफी प्रक्रिया है, अर्थात इसमें सदैव निम्न जातियां उच्च जातियों से ग्रहण नहीं करती। श्रीनिवास कहते हैं कि सदैव उच्च जातियों से ही निम्न जातियां ग्रहण नहीं करती, वरन उच्च जातियां भी निम्न जातियों की संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करती हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह भी कहते हैं 13वीं विशेषता के रूप में, योगेंद्र सिंह कहते हैं कि विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहते हैं जिसमें निम्न जाति उच्च जाति की पाप पुण्य कर्म धर्म माया संसार मोक्ष आदि की विचारधारा को अपनाती है। और 14वीं विशेषता के रूप में संस्कृतिकरण अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा है, अर्थात संस्कृतिकरण में ब्राह्मणीकरण, पर संस्कृति ग्रहण, अग्रिम समाजीकरण, अनुकरण आदि सभी अवधारणाओं के तत्व मौजूद रहते हैं। 15वीं विशेषता में प्रभुत्व जातियों का अनुकरण, संस्कृतिकरण में निम्न जातियों द्वारा केवल द्विज जातियों की जीवन विधि को ही नहीं अपनाया जाता, वरन उस गांव के या क्षेत्र के प्रभु जाति यानी डोमिनेंट कास्ट, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या गैर द्विज जातियां ही क्यों ना हो, उनका अनुकरण किया जाता है। 16वीं विशेषता के रूप में जब हम देखते हैं संस्कार, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का महत्व। संस्कृतिकरण में तीनों शक्तियों का महत्व है। एक क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए दूसरे क्षेत्र के लिए प्रयास किए जाते हैं। आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिए एक जाति संस्कृतिकरण के लिए प्रयत्न कर सकती है। इसी प्रकार राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए एक जाति आर्थिक उन्नति कर संस्कृतिकरण कर सकती है। यह भी हो सकता है कि संस्कारों में तो संस्कृतिकरण ले और आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उसकी स्थिति निम्न ही रहे। इस प्रकार से संस्कृतिकरण करने में संस्कार, राजनीतिक शक्ति व आर्थिक संपन्नता, शिक्षा एवं नेतृत्व आदि की अहम भूमिका है। तो छात्राओं, आज हमने आपको समाजीकरण का अर्थ संस्कृतिकरण का अर्थ और संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।